कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 66 के साथ के अंदर। क्वेश्चन आपको बोलता है अ मैन कैन रो 30 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। इट इज आल्सो नोन दैट ही कैन रो 40 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम इन 13 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर। क्वेश्चन के अंदर होगा क्या बच्चों, आपको पहले आप पता लगाओगे इसमें डाउनस्ट्रीम की स्पीड और अपस्ट्रीम की स्पीड, दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करके। उसके बाद में उन वैल्यूज को यूज करते हुए आप बोट की और रिवर की इंडिविजुअल स्पीड को पता लगा सकते हैं। तो शुरुआत करी हमने क्वेश्चन की। सबसे पहली बात आपको बोली जा रही है कि 30 किलोमीटर्स जाता है ये अपस्ट्रीम, यानी कि स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, प्लस 44 किलोमीटर जाता है डाउनस्ट्रीम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम। ये क्या हुआ, टाइम ऑफ अपस्ट्रीम एंड टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड किया है आपने। दिस विल गिव यू द टोटल टाइम ऑफ ट्रैवलिंग। तो पहली इक्वेशन बन के आ जाती है। अगली इक्वेशन बनाई जाती है, कहते हैं 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है, 40 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम प्लस प्लस 55 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम। दिस एंटायर थिंग इज गिवन टू बी इक्वल टू 13 आवर्स। अब हमने पहले भी देखा बच्चों, अगर हमारे पास में डिनोमिनेटर के अंदर वेरिएबल आके इक्वेशंस बन रही हैं, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि आप इन्हें एक नया वेरिएबल बना दोगे। तो 1/SU की वैल्यू को ले लिया आपने x, इसी तरह से 1/SD की वैल्यू को ले लिया आपने y। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन जाती है क्या, 30 इंटू एक्स प्लस 44 इंटू वाई इज इक्वल टू 10। दूसरा आपके पास में बन के आया सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन को आपने बनाया 40 इंटू एक्स प्लस 55 इंटू वाई एंड दिस एंटायर थिंग इज इक्वल टू 13। सॉल्व करने के लिए x के कोफिशिएंट को आप सेम बनाएंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को 4 से, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ के अंदर। सो दिस इज इक्वल टू 4 3 12, 120x plus 44 into 4 will make it equal to 176y is equal to 40। नीचे वाली इक्वेशन बन जाती है 4 into 30 again 120x plus 165y is equal to 13 3s are 39। this is equal to, यहाँ पे अपने माइनस करने के ऊपर कैंसिल आउट हो जाता है, ये बन के आ गया 11y is equal to 1, which means y की वैल्यू बन के आ जाती है 1। y is equal to 1। अब y क्या था बच्चों, y was 1 upon speed of downstream, which means speed of downstream will become equal to y की वैल्यू 1 upon 11, तो स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम बन के आ जाती है 11 किलोमीटर्स पर आवर। दिस इज योर स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम। अगली इक्वेशन अपन ने यूज करी क्या, ये y की जो वैल्यू आई ना बच्चों, कौन सी वैल्यू, ये जो y की वैल्यू आई है इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अपन किस इक्वेशन में, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के ऊपर ये वैल्यू बन के आ जाती है, नाउ दिस इज इक्वल टू 30 इंटू एक्स प्लस 44 इंटू 1/11 is equal to 10। 11 fours, so 30x is equal to 10 minus 4, that is equal to 6। 6 5s are 30। x की वैल्यू बन के आ जाती है 1/5। x is equal to 1/5। अब x की वैल्यू 1/5 आया, मतलब x की वैल्यू क्या थी, इट was equal to 1/SU। so speed of upstream becomes equal to 5 kilometers per hour, राइट। अब हमारे पास में स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम है और स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम है, दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस यहाँ पे हमारे पास में फॉर्म हो जाती है। क्या क्या, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम की अगर बात करते हो, दिस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ रिवर प्लस स्पीड ऑफ बोट एंड दिस एंटायर थिंग इज इक्वल टू 11। उसके अलावा यहाँ से आपके पास में, यहाँ से आपके पास में है स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, उल्टा लिख दिया अपन ने इसको, ये लिखना चाहिए था अपने को पहले स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ रिवर। याद रखो पहले हमेशा बोट लिखो, क्यों, क्योंकि माइनस आने वाला है। ये कब, जब साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत पड़ रही है, केवल तब। सो एस बी प्लस एस आर, एस बी माइनस एस आर की वैल्यू बन के आ जाती है 5 किलोमीटर्स। यहां से सॉल्व करने के ऊपर ऐड किया, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एस बी is equal to 11 plus 5 is equal to 16, which means speed of boat will be equal to 8 kilometers per hour। क्वेश्चन ने आपसे यही पूछा, देखें यहाँ पे क्वेश्चन ने आपसे स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर पूछा, यानी कि स्पीड ऑफ बोट पूछा गया। चाहे मैन की स्पीड इन स्टिल वाटर पूछे,
चाहे बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर पूछे, चाहे बोट की इंडिविजुअल स्पीड पूछे, तीनों का मतलब एक ही होता है। तो ये बन जाता है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 8 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 67 आपको बोलता है इन अ स्ट्रीम दैट इज रनिंग एट 2 किलोमीटर पर आवर अ मैन गोज 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम and comes back to the starting point in 55 minutes. Find the speed of the man in still water. क्वेश्चन को देख के अपने को पता चलना चाहिए कि स्थिति क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बनेगी। किस तरह से बनेगी? 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों का डिस्टेंस 10 किलोमीटर का है। तो जब वो जा रहा है 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो दिस विल बी इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ रिवर। जब वो आ रहा है अपस्ट्रीम, तो दिस इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बोट minus speed of river, and this entire thing will be equal to 55 by 60, which is equal to 5 11s and 5 12s. इसमें से आपको वैल्यू दे रखी है स्ट्रीम की, यानी कि रिवर की स्पीड दे रखी है कितनी, 2 किलोमीटर पर आवर की, which means this equation will now become equal to 10 divided by एस बी को मैं ले लेता हूँ यहाँ पे x, ठीक है, थोड़ा लिखने के अंदर सुविधा रहेगी और कुछ भी नहीं। तो दिस इज इक्वल टू x प्लस 2 plus 10 divided by x minus 2, and this entire thing is given to be equal to 11 by 12. आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करना चाहो तो क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो, नहीं तो मैंने तुम्हें बता रखा है कि बेटर तरीका इज ऑलवेज टू यूज द ऑप्शंस। अगर अपने ऑप्शंस को आप एक बार एग्जामिन करें तो देखिए पहला ऑप्शन बन के आ रहा है कितने का, 22। पहला ऑप्शन बन के आएगा, मैंने आपको पहले भी चीज सिखाई हुई है, फिर से आज एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले ऑप्शन के अंदर वैल्यूज बन के आ जाते हैं कितनी, 22, एंड द अदर वन विल बी इक्वल टू 18। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो मैंने यहाँ पे क्या चेक करना होता है, यहाँ पे चेक करना होता है कि यहाँ के डिनोमिनेटर के अंदर क्या क्या प्राइम नंबर्स, क्या क्या प्राइम फैक्टर्स अवेलेबल हैं। तो 2 2s हैं और एक 3s हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे ठीक है 2 और 3 तो था, लेकिन उसके अलावा 22 के पास में एक 11 भी था, एक 11 भी था। अब 11 या तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता या यहाँ पे डिनोमिनेटर में दिखाई देता, दोनों ही चीजें नहीं है, विच मींस ऑन दिस बेसिस वी कैन एलिमिनेट ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट ऑप्शन बन के आता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी को आप लिखोगे, बी के अंदर ये वैल्यू बन जाएंगी 22 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 24 एंड 22 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 20। तो डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास में या तो 24 है या 20 है। हमारे ऑप्शन के डिनोमिनेटर के साथ के अंदर मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो सकता है। दिस इज अ पॉसिबल आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसी तरह से बन के आता है 26, 24 प्लस 2 इज 26 एंड 24 माइनस 2 इज 22। तो 13 और 11 इनके पास के अंदर प्रेजेंट है, इनके 26 के अंदर एक 13 है, 22 के पास में एक 11 है। यहाँ के डिनोमिनेटर में दोनों ही चीजें दिखाई दे रही हैं ना, ऊपर यहाँ पे किसी से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, विच मीन्स ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट हो जाता है। और ऑप्शन नंबर डी बन के आता है इसी तरह से 28 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 30, और उसके अलावा 28 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 26। ये 30 तो ठीक था, लेकिन 26 के पास के अंदर एक 13 बन के आ रहा है, तो 13 यहाँ पे ऊपर कैंसिल आउट भी नहीं हो रहा है और यहाँ पे 12 के पास में कहीं पे दिखाई भी नहीं दे रहा है, विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी भी मेरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। सो द ओनली पॉसिबल ऑप्शन विच कैन बिकम योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। एक बार इसको लिख के चेक कर लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन। ये बन जाता है 10 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 24 प्लस 10 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 20। अगर ये मेरा सही आंसर है तो इसकी वैल्यू बन के आनी चाहिए 11 बाय 12 के बराबर की। सॉल्व करने के ऊपर कैंसिल आउट कर दें, करेंगे, कर देते हैं कैंसिल आउट। दिस इज इक्वल टू 2 5, दिस इज इक्वल टू 2 12, दिस इज इक्वल टू 2 5, दिस इज इक्वल टू 2 10, फर्दर दिस इज इक्वल टू 5 1 by 2 obviously। so this is equal to 5 by 12 plus 1 by 2, एलसीएम हमारा बन के आता है 12 का, दिस इज इक्वल टू 5, दिस इज इक्वल टू 6 दैट इज इक्वल टू 11 बाय 12। एलएचएस आरएचएस एक दूसरे के बराबर हो चुके हैं, which means option number B is clearly the right answer। but as you can see कि हमने without solving पहले पता लगा लिया था कि हमारा only B can be the answer, बाकी तीनों को अपन ने eliminate कर दिया था। next question number 68, a man goes downstream in x kilometer at x kilometer per hour and upstream at y kilometers per hour, the speed of the boat in still water is what?
सिंपल इक्वेशन बना लीजिए, अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व करके आए हैं ऊपर, क्या इक्वेशन बना के आए थे? अगर मैं कह रहा हूँ डाउन स्ट्रीम की स्पीड, तो दिस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ रिवर, दैट इज इक्वल टू x, और उसी तरह से डाउन स्ट्रीम की स्पीड विल बी स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ रिवर, दैट इज अगेन इक्वल टू y। दोनों को जब एड ऑन करते हो तो दिस इज गेटिंग कैंसल्ड आउट, ये वैल्यू बन के आ जाती है ट्वाइस ऑफ एस बी इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो एस बी की वैल्यू बन के आ जाती है 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई, विच इज अगेन इक्वल टू 0.5 इंटू एक्स प्लस वाई, x plus y, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, question number 69, the length of the minutes hand of a clock is 8 centimeter. Find the distance traveled by it at the by its outer end in 15 minutes. अब क्वेश्चन को समझना ध्यान से बच्चों, सिंपल सी चीज है बिल्कुल, कि आपको दे रखी है क्लॉक, और क्लॉक के अंदर जो मिनट हैंड है ना, मिनट हैंड के आउटर, ये मिनट हैंड जो बना, इसकी जो लेंथ बन के आएगी, लेंथ कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर्स की, ये इसका रेडियस बन के आ गया। और अपने से पूछा गया है कि इसका ये जो आउटर पॉइंट है ना, इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, कितनी देर में, 15 मिनट्स में। तो 15 मिनट्स का मतलब हो जाता है 15 मिनट्स में आप यहाँ पे बन के आ जाओगे, तो यानी कि क्वार्टर ऑफ अ सर्कल आप कवर कर रहे हो, क्वार्टर ऑफ अ सर्कल, राइट, क्वार्टर ऑफ अ सर्कल 90 डिग्री, 15 डिवाइडेड बाय 60 दैट इज इक्वल टू 1/4, 1/4 ऑफ अ सर्कल, दैट इज 90 डिग्री का एंगल आप कवर कर रहे हो। फिर से समझ लेना, 15 मिनट्स में अपने को एंगल पता लगाना है, बेटर समझ में आ जाएगा अगर आप क्लॉक वाले चैप्टर का वीडियो देखोगे, तो प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप देख सकते हैं, क्लॉक्स का चैप्टर समझ लेना, वहां पे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी और ये चीज। बट फिर भी अगर मैं देखूं फंडामेंटली, तो 15 डिवाइडेड बाय 60 यानी कि 1/4 ऑफ एन आवर, 1/4 ऑफ एन आवर का मतलब कि मेरे एंगल का भी 1/4 होएगा, तो 1/4 ऑफ एन आवर का मतलब ये एंगल की टर्म्स के अंदर बन के आ जाता है 360 से मल्टीप्लाई करने के ऊपर 90 डिग्री, 90 डिग्री, समझे क्या बात को? तो 90 डिग्री का एंगल अपने पास में। अब हमने सीखा हुआ है क्या, सिंपल सी चीज, कि आपको अगर ये वाला डिस्टेंस पता लगाना है, कौन सा डिस्टेंस, अगर आपको ये वाला डिस्टेंस पता लगाना है, ये डिस्टेंस, तो इस डिस्टेंस को पता लगाने के लिए आपको सिंपल सा काम क्या करना है, कि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाओगे और एंगल का प्रोपोर्शन ले लोगे, यानी कि सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर, रेडियस की वैल्यू हमने निकाली है यहाँ पे 8, और फिर प्रोपोर्शनेट वैल्यू यानी कि 90/360, दैट इज इक्वल टू 1/4। दिस इज इक्वल टू 4 2s are 8, यानी कि ओवरऑल वैल्यू बन के आ जाती है 4 पाई। ऑप्शन नंबर ए विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ए इज द आंसर। नेक्स्ट, question number 70, between 5 a.m. and 5 p.m. of a particular day, for how many times are the minute hand and hour hand together? स्टैंडर्ड रिजल्ट है, अगेन क्लॉक वाले चैप्टर का वीडियो आप देख लोगे, ऑप्शन नंबर ए को आप डायरेक्टली अपना आंसर मार्क कर सकते हो। 11 टाइम्स ये एक दूसरे के साथ के अंदर क्या करना है, टुगेदर होना, ठीक है। याद रखें टुगेदर होने का मतलब 0 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, 1 घंटे के अंदर एक बार ही फॉर्म होता है, 1 घंटे में एक बार ही। तो 12 आवर्स को जब आप सॉल्व करके देखोगे, उसको अपने आप ही प्रैक्टिकली देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि दे आर टुगेदर 11 टाइम्स। कैसे कि 12 से लेके 12 बजे तक, सुबह 12 के शाम के 12 बजे तक, या सुबह रात के 12 से सुबह 12 बजे तक, क्लॉक पकड़िए उसको घुमा के देखिए, 11 टाइम्स दे विल बी टुगेदर, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ऐसा कैसा यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, question number 71, at what time are the hands of a clock together between 2 and 3 p.m? अगेन क्लॉक वाले चैप्टर का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कि at any point of time the angle formed between the two hands is given by theta, and this is equal to 11/2m minus 30h, या उल्टी भी सही होती है 30h minus 11/2m, डिपेंडिंग कि कौन सी वैल्यू ज्यादा है। नेगेटिव वैल्यू को आपको बेसिकली इग्नोर करना होता है, नेगेटिव साइन को इग्नोर करना होता है। तो यहाँ पे बन के आता है कि 2 and 3 PM के बीच में when would they be together, यानी कि थीटा की वैल्यू आपको दिया जा रहा है यहाँ पे कितना, 0 इज इक्वल टू 11/2m की वैल्यू मुझे पता नहीं है, लेकिन h की वैल्यू पता है कितनी, कि 2 से 3 के बीच के अंदर हो रहा है,
यानी एच की वैल्यू में लेके चल रहा हूं यहाँ पे 2, तो 0 इज इक्वल टू 11/2m माइनस 60, विच मीन्स n की वैल्यू बन के आ जाती है 120 डिवाइडेड बाय 11, 120 डिवाइडेड बाय 11। अब अपने को ऑप्शन को देखना, ऑप्शन क्या कह रहा है अपने को, अपने को एक एक को चेक करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन अपने को बोलता है 2/11 आवर्स पास्ट 2 PM। अब पास्ट 2 PM तो ऑब्वियसली हो गई, लेकिन 2/11 आवर्स का मतलब क्या हो जाएगा, 2/11 इंटू 60 दैट इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 11 मिनट्स। तो या तो अपने ऑप्शन को कन्वर्ट कर लो या फिर इसको कन्वर्ट कर लो, मिनट को कन्वर्ट कर लो आर के अंदर। मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, इस पूरी वैल्यू को डिवाइड करना पड़ेगा 60 के साथ के अंदर। So this will become equal to 120/11 into 60, that is equal to 2/11 R। तो दोनों में से कोई भी चीज यूज कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए क्लियरली यहाँ पे अपना आंसर बन के आ जाएगा और आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन की और बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी अगर अगेन आई एम रिपीटिंग, आप क्लॉक वाले चैप्टर का वीडियो देखेंगे तो सीधे तौर पे समझ में आ जाएगा। Next, question number 72. A motorboat went down the river for 14 kilometers and then up the river for 9 kilometers. It took a total of 5 hours for the entire journey. Find the speed of the river flow if the speed of the boat in still water is 5 kilometers per hour. ऐसे क्वेश्चन अपन पीछे सॉल्व करके आए अभी अभी। डाउन द रिवर, डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस बन के आ जाता है 14 किलोमीटर का, डिवाइडेड बाय डाउन स्ट्रीम की स्पीड विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ रिवर। तो स्पीड ऑफ बोट तो यहाँ पे दे रखी है 5, रिवर की स्पीड को अपन ले लेते हैं x, प्लस ये मेरा क्या था, ये मेरा टाइम था डाउनस्ट्रीम का, डाउनस्ट्रीम का टाइम था, और अपस्ट्रीम का टाइम इसी तरह से क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 5 माइनस x, एंड दिस एंटायर थिंग इज इक्वल टू, आपको बोला गया है कुल मिला के आपको लगने वाले हैं 5 आवर्स। अगेन इस इक्वेशन को फर्दर अपन ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन चेक करेंगे जरा। पहला ऑप्शन बन के आ जाता है ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 1 वैल्यू दे रखी है, तो x की वैल्यू अगर अपने को 1 दे रखी है, इसका मतलब ये बन के आ जाता है 6 एंड 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। ऑप्शन नंबर बी इसी तरह से बन के आ जाता है 1.5 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 6.5 एंड 5 माइनस 1.5 दैट इज इक्वल टू 3.5। ऑप्शन नंबर सी बन के आ जाता है इसी तरह से पॉसिबल वैल्यू इज इक्वल टू 5 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 7, 5 minus 2 that is equal to 3, and option number D इसी तरह से बन के आ जाता है 3 plus 5 that is equal to 8 and 3 minus 5 minus 3 that is equal to 2। अब अगर अपने ऑप्शन देखें तो क्या हो रहा है, देखो राइट हैंड साइड के ऊपर सीधे तौर के ऊपर एक इंटीजर वैल्यू बन के आ रही है 5, यानी कि पूरी तरह से कैंसिल आउट होना चाहिए, या फिर आपके पास में कॉम्प्लीमेंट्री डेसिमल की वैल्यूज आ जानी चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री डेसिमल वैल्यू का मतलब कि इधर अगर 0.25 आ रहा है तो उधर 0.75 आ जाए, दोनों एड अप होके और वैल्यू को डेसिमल वैल्यू को 0 बना देंगे। तो यहाँ पे 6/4 नहीं बन के आएगा, ना तो कैंसिल आउट कर रहा है और ना ही डेसिमल वैल्यू क्लियर करेगा। 6.5 3.5 अपने आप के अंदर ही इंटीजर वैल्यू नहीं हो, कैंसिल आउट करने के बाद में भी देयर इज नो चांस। ऑप्शन नंबर सी को तुम देखते हो तो सीधे तौर के ऊपर 14 डिवाइडेड बाय 7, 14 डिवाइडेड बाय 7 विल बिकम इक्वल टू 2 एंड 9 डिवाइडेड बाय 3 will become equal to 3, तो 2 plus 3 की वैल्यू बन के आ जाती है 5। LHS RHS एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, कहां पे, ऑप्शन नंबर सी पे। तो यही आपका आंसर भी बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 बोलता है अ मोटरबोट whose speed in still water is 10 km/h went 91 km downstream and then returned to its starting point. Calculate speed of the river flowing in the round trip took a total of 20 hours. Again बिल्कुल सिमिलर फॉर्मेट का क्वेश्चन अभी सॉल्व करके आएंगे। थोड़ी देर पहले 91 का मेरा डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम विच विल बी इक्वल टू 10 प्लस स्पीड ऑफ रिवर को ले लेते हैं यहाँ पे x प्लस 91 डिवाइडेड बाय 10 माइनस x। कुल मिला के अपने कितनी देर बोलिए, दिस इज टेकिंग अ टोटल ऑफ 20 आवर्स, टोटल ऑफ 20 आवर्स। तो अब अपने ऑप्शन देखो जरा। पहला ऑप्शन बन के आता है ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से डिनोमिनेटर बन के आता है कितना, 10 प्लस 3 दैट इज 13,
10 minus 3 that is equal to 7. Option number B बन के आता है 10 plus 4 14, 10 minus 4 that is 6. Option number C बन के आता है 6 plus 10 that is 16 and 10 minus 6 that is equal to 4. Option number D इसी तरह से बन के आता है 8 plus 10 18, 10 minus 8 that is 2. इसको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बन के आ रहा है. क्यों? क्योंकि 91 नंबर के अब 91 और 91 के अलावा सिर्फ दो फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं, 13 और 7 पूरी तरह से कैंसिल आउट होना जरूरी था क्योंकि इधर मुझे चाहिए एक इंटीजर. तो चेक करके देख लीजिए 91 डिवाइडेड बाय 13 will give you 7 and 91 divided by 7 will give you 13. दोनों को ऐड करते हो ये वैल्यू बन के आ जाती है 20. इधर भी था 20 which means option number A will be marked as the answer to this question. Next question, question number 74. In a race of 600 meters, Ajay beats Vijay and 60 meters. And in a race of 500 meters, Vijay beats Anjay by 25 meters. By how many meters will Ajay beat Anjay in a 400 meter race? Extremely important question and concept. बहुत ही रिसेंट कैट के अंदर, मुझे याद नहीं लेकिन बहुत ही रिसेंट कैट के अंदर ये क्वेश्चन अपीयर किया हुआ है. मे बी 2020 के बाद के किसी कैट के अंदर डेफिनेटली ये क्वेश्चन अपीयर किया हुआ है सिमिलर फॉर्मेट का. मेन चीज इसके अंदर क्या याद रखनी होती है बच्चों कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड. डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड. क्या मतलब हुआ इस बात का कि अगर मैं अंजय और विजय के स्पीड का रेशो पता लगाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, speed of Ajay divided by speed of Vijay is equal to, this is proportional to the distance covered. 600 मीटर की रेस थी तो अजय इसको जीता है. कौन जीता है? अजय बीट्स विजय. तो अजय जीता है यानी कि अजय ने रेस कंप्लीट करी 600 मीटर्स की और विजय ने 60 मीटर पहले था जब इसने रेस खत्म करी तो 540, विच मीन्स इनके बीच का रेशियो बन के आ जाता है 6 0 से 0 कैंसिल, 6 10s and 6 9s. तो अजय और विजय की स्पीड का रेशियो बन के आ जाता है बच्चों 10:9. इसी तरह से अगली बात अपने को बोली गई है विजय बीट अंजय. 500 मीटर की रेस थी और विजय ने अंजय को बीट किया 25 से. तो स्पीड ऑफ विजय अपॉन स्पीड ऑफ अंजय, दिस विल बी इक्वल टू, इसने रेस खत्म कर ली 500 मीटर्स की और ये भाई अपने पास में कितना पीछे था, 25 मीटर पीछे था यानी कि 475 के ऊपर था. सॉल्व करने के बाद दिस इज इक्वल टू 25 20s एंड 25 19s. तो अब आपके पास के अंदर क्या हुआ, हम बिल्कुल बेसिक के ऊपर जा रहे हैं पीछे. मर्जर ऑफ रेशियोज करना पड़ेगा. स्पीड ऑफ अजय इज टू स्पीड ऑफ विजय विल बी इक्वल टू 10:9 और स्पीड ऑफ विजय टू स्पीड ऑफ अंजय is equal to 20:19. राइट. मर्जर ऑफ रेशियो कैसे होता है कि जो कॉमन वैल्यू है उसका एलसीएम लोगे यानी कि इसको बनाओगे 18 कैसे, 2 9 और 20 का एलसीएम विल बी इक्वल टू 180 180 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. दिस इज इक्वल टू, तो इसको बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करोगे, इसे बनाने के लिए मल्टीप्लाई करोगे 9 से. सो नाउ स्पीड ऑफ अजय टू स्पीड ऑफ विजय टू स्पीड ऑफ अंजय का रेशियो बन के आ जाता है 20 into 10 that is equal to 200 is to 9 into 20 that is equal to 180 is to 9 into 19 that is equal to 1 and 9 ones are 9 तो 171. राइट. अपने को क्या पूछा गया है, हमसे पूछा जा रहा है बाय हाउ मेनी मीटर्स विल अजय बीट अंजय इन अ 400 मीटर रेस. तो अजय अगर 400 पे है तो अजय अगर 400 के ऊपर यानी कि मैं इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करके 400 बनाता हूं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 4 and 3 42 बना दूंगा, विच मीन्स दोनों के बीच का डिफरेंस बन के आ जाता है कितने का, दिस इज इक्वल टू 58 मीटर्स का, विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. Next, last question for this exercise. A motorboat whose speed is in still water is 15 kilometers per hour goes 30 kilometers downstream and comes back in a total of 4 hours 30 minutes.
डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, अगेन पीछे सॉल्व करके आए हैं ऐसे क्वेश्चन। 15 किलोमीटर का डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम का, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ, स्पीड दे रखी है किसी की, बिल्कुल दे रखी है, स्टिल वाटर मोटर बोट, whose speed in still water, स्पीड ऑफ बोट आपको दे रखी है। सो दिस विल बी इक्वल टू 15 प्लस x प्लस 15 अपॉन, नहीं 30 किलोमीटर का डिस्टेंस था भाई, 30 किलोमीटर, दिस इज इक्वल टू 30, comes back to the original position, fine, so this is also equal to 13, so 30 upon 15 minus x, and this is equal to 4.5। ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास में क्या क्या वैल्यूज देता है अपने को, ऑप्शन नंबर ए वैल्यूज देता है 15 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 17, 15 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 13, क्लियरली एलिमिनेट हो जाएगा, कोई चांस नहीं अपना आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 15 प्लस 4 इज इक्वल टू 19, 15 माइनस 4 इज इक्वल टू 11, अगेन एलिमिनेटेड, कोई चांस नहीं आंसर बनेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन के बेसिस के ऊपर ही। 30 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 3 18 एंड 15 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 12, ये हमारा आंसर बन सकता है, चेक करेंगे अभी। और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बन के आता है 15 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 20 एंड 15 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 10, ये भी हमारे पास में आंसर बन के आ सकता है। मेरे को लगता है डी के चांसेस ज्यादा है, मैं पहले डी से चेक करता हूँ। तो दिस इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 10, दिस इज इक्वल टू 1.5, तो ये हो गया और ये हो गया 3, तो दिस एंटायर थिंग इज इक्वल टू 4.5। ऑप्शन नंबर डी नहीं, ठीक है, मतलब LHS RHS एक दूसरे के बराबर हो गए, which means option number D will be marked as the answer to this question।